SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर कमलेश पितवानी बच्चों आज के आपके इस लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। बीकॉम पार्ट 1 के लिए ओवरहेड कंट्रोल का मैं पार्ट 2 ले रही हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 लिया है। बच्चों आप लोगों का एडमिशन चूँकि लेट हुआ है, लेकिन इससे पहले भी मैंने अपने जो है यूट्यूब पर मेरे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग के आपके कॉस्ट शीट से लेकर के मटेरियल कंट्रोल और यूनिट आउटपुट के भी हैं, लेबर कंट्रोल के भी हैं। उसके बाद में ओवरहेड कंट्रोल के ये मैं लेक्चर्स ले रही हूँ। ओवरहेड के बारे में जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ओवरहेड जो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जिसके अंतर्गत हम मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर मैं आगे बताने जा रही हूँ इसके फीचर्स, ओवरहेड कंट्रोल के फीचर्स क्या है, कॉस्ट कंट्रोल करने के फीचर्स क्या है। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि जापान और चाइना जो है वो ज़्यादा अच्छे से इसको जो है कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, बिकॉज कि उन्होंने जो है कॉस्ट सेंटर्स को, कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग के सेंटर्स को आइडेंटिफाइड कर रखा है और उसके पीछे वो जो है अपना पूरा वर्कआउट करते हैं कि किस प्रकार से कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जाए। क्योंकि जब कॉस्ट मिनिमाइज़ होगी बच्चों, तो हमारा जो फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट बराबर प्रॉफिट, तभी हमारी जो कॉस्ट कम होने पर उसका डिफरेंस स्ट्रेच होगा, बढ़ेगा, और तब हमारे जो है प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमें प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना होगा। तो इसमें ओवरहेड भी एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है ओवरहेड कॉस्ट को, क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी अगर हमने कंट्रोल किया तो हमारी कॉस्ट कम हो सकती है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोलिंग को, एक तो कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग और दूसरा कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। तो कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत हम जो है कॉस्ट और रेवेन्यूज़ को हम जो है लेते हैं। कॉस्ट और रेवेन्यूज़, एक्यूरल इज कैलकुलेटेड हियर फॉर वैल्यूएशन डिफरेंस। एक्यूरल का मतलब है अर्जित, है ना, एंड एडिशनल कॉस्ट, जो उसके अतिरिक्त लागत आती है उसको उसमें देखा जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑल्सो रिकॉन्साइल्ड इन कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग। उन दोनों का मिलान किया जाता है कि डिफरेंसेस क्या आते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को चेक करते हैं। कॉस्ट के एलिमेंट्स हमारे कौन से बच्चों, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। तो इनको हम चेक करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनको टोटल कॉस्टिंग क्या रही है और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या रहा है, उनके बीच में जो डिफरेंसेस है रिकॉन्साइल करते हैं उनको। जैसे आप रिकॉन्सिलेशन बैंक स्टेटमेंट बनाते थे, उस तरह से हम रिकॉन्सिल करते हैं कि इनके रीजंस क्या रहे हैं। दिस डिनोट्स दैट द टास्क ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू एलिमेंट अकाउंटिंग स्ट्रेच बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल। तो इससे ही पता लगता है हमें कि हमारी जो है कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच में हमारी जो है टोटल टास्क है ओवरहेड कंट्रोलिंग की। दूसरा इसका एरिया है कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग एस्टेब्लिश वेयर कॉस्ट आर इनकर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वो सेंटर से जहाँ पर कॉस्ट होती है ना। हमने इनको सेंटर नाम दे दिया है। जैसे मैं आपको कहूँ कि हम 3 वस्तु बनाते हैं, ए, बी और सी, तो ये तीनों जो है अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स हो गए कि हमें कॉस्ट निकालनी है ए के नाम से, बी के नाम से या सी के नाम से। तो इस तरह से, या आपके डिपार्टमेंट्स हैं, आप उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो है उनका नाम नहीं देना चाह रहे हैं, पैकिंग मटेरियल का और आपके परचेजिंग का, आपके सेल्स का, मार्केटिंग का, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया, ए, बी, सी। तो दैट दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कॉस्ट सेंटर्स। तो जो कॉस्ट सेंटर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी कॉस्टिंग को भी इसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो एक तो हमने कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग के हिसाब से किया और दूसरा हम कॉस्ट सेंटर के हिसाब से कॉस्ट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें सब एरियाज जो मैंने आपको बताया, सब एरियाज उसके ऑर्गेनाइजेशन के आपके हो सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज हो सकते हैं और प्रोडक्ट वाइज हो सकते हैं। तो बाय क्रिएटिंग एंड असाइनिंग कॉस्ट एलिमेंट्स टू कॉस्ट सेंटर्स, अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स मेक कॉस्ट कंट्रोलिंग पॉसिबल as provide data for other application components in controlling such as cost object controlling। तो इस तरह से जो है उसको कंट्रोल करने के लिए अकाउंटेंट जो है, एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो होते हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं कि उसको कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए। और इस तरह से वो वेरियस एलोकेशन मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर अलोकेटिंग द करेक्टेड कॉस्ट ऑफ गिवन कॉस्ट। जैसे कि हमारे जो है अलग अलग सेंटर्स हैं आपके, ए, बी, सी कॉस्ट सेंटर आपको मैंने भी बताया। तो उनमें हमें क्या होता है कि ओवरहेड्स का मतलब है जिनको आपको डिवाइड करना पड़ता है, वो एक्चुअल नहीं है, 90% वो एक्चुअल नहीं होंगे आपके पास में। जैसे मान लीजिए आपके 3 आपके ABC सेंटर्स हैं, कॉस्ट सेंटर्स हैं, तो क्या आप उनके अलग अलग मीटर्स बनवा रखे हैं आपने, लाइट का बिल अलग अलग आता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपका लाइट का बिल एक कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, उन तीनों का जो लाइट का कंजप्शन है उस बेस पे उसमें डिवाइड कर देते हैं, उनके लाइट पॉइंट्स की बेस पे या उनके एम्प्लॉयज़ की संख्या आधार पर। तो ये सब उसके एलोकेशन के बेसिस कहलाएंगे, एलोकेशन मेथड्स कहलाएंगे, जिसको कि हम आगे देखेंगे। तो एक तो कि ये आपके पास में एक्चुअल खर्चा हो, एलोकेटेड हो, और नहीं है तो उसके लिए आपको बांटना पड़ता है, वहाँ पर आपको अपॉर्शनमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इंटरनल ऑर्डर्स, ओवरहेड ऑर्डर्स और इंटरनल ऑर्डर्स, ये इंटरनल ऑर्डर्स होते हैं used either to observe overhead cost for a restricted period or overhead incurred by executing a job or for the long term observation of specific parts of the overhead।
इंटरनल ऑर्डर्स एक्यूमुलेट द प्लान एंड एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। इसके अंतर्गत हम जो है प्लान बना करके और उससे एक्चुअल कॉस्ट का जो कंपेरिजन होता है उसको देखते हैं कि क्या रहा, और एनेबलिंग अकाउंटेंट टू कंट्रोल द कॉस्ट कंसिस्टेंटली, है ना। अकाउंटेंट उसको कॉस्ट को बराबर देखता है, चेक करता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दे कैन ऑल्सो यूज इंटरनल ऑर्डर्स टू कंट्रोल ए कॉस्ट सेंटर इन मोर डिटेल एंड असाइन बजट्स टू जॉब। तो बजट्स भी जो है उसके अंतर्गत बना करके उसको किया जा सकता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंतर्गत offers a transaction based and cross functional approach for activity output। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ट्रांजेक्शन की बेस पे और क्रॉस फंक्शनल अप्रोच के आधार पर जो एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स में। द इम्पोर्टेंस इज नॉट ऑन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स बट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो है इसको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश की जाती है कि किस प्रकार से कॉस्ट को कम किया जाए। बाय लोकेटिंग प्रोसेस क्वान्टिटीज बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर्स rather than using overhead calculation, cost allocation along the value chain becomes more source based activity based costing, है ना। तो जो सोर्स के आधार पर जहाँ से आपने खर्चा किया है वहाँ से उसकी जो है चेक किया जाता है और कॉस्ट को अलोकेशन को चेक किया जाता है, उसकी वैल्यू चेन को चेक किया जाता है। तो ये सब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहलाती है, जिसके अंदर जो है कॉस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ओवरहेड एरिया तक पूरा सा चेक करके और उनकी मैनेजमेंट किया जाता है कि किस प्रकार से कॉस्ट को रिडक्शन किया जा सकता है। फैक्चुअल ट्रुथ इज दैट द कॉस्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस टू प्रोडक्ट्स। मैंने आपको अभी बताया था जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि एक खर्चा जो है आपके ए सेंटर पे, बी सेंटर पे, सी सेंटर पे, तीनों पे अलग अलग होगा। उसको आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। अलग अलग आपके खर्चे हो सकते हैं जो कि डिफरेंट टाइप से आपके पास में मैंशनड है। आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड खर्चे दिए हों, वेरिएबल दिए हैं, सेमी वेरिएबल दिए हैं। तो फिक्स्ड जो खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, समय के आधार पर होते हैं, और वेरिएबल जो होते हैं वो आपकी यूनिट बेस्ड है, प्रोडक्शन बेस्ड खर्चे होते हैं कि आपका उत्पादन बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ेगा। और सेमी वेरिएबल में क्या होता है बच्चों, जिसके अंतर्गत कुछ पार्ट फिक्स का होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल का होता है। तो ओवरहेड कॉस्ट लेक अ फंक्शनल रिलेशनशिप विथ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट आर नॉट लार्ज इनफ टू जस्टिफाई एंड एलेबरेटेड कंट्रोल सिस्टम। तो इसलिए आप अलग अलग ओवरहेड कॉस्ट को जो है किसी एक कंट्रोल सिस्टम में नहीं डाल सकते हैं, है ना। आपको उसको डिफरेंट टाइप से उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना ही होगा। Overhead is cutthroat competition era make efforts to curtail overhead cost। आजकल जो इतना ज़ोरदार कंपटीशन चल रहा है उसमें खर्चों को कम करना ही पड़ेगा। हमें पूरी कोशिश करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन को कि खर्चे घटाए जाए। तो हम तीनों खर्चे घटाएंगे। मटेरियल की कॉस्ट घटाई थी हमने, मटेरियल कंट्रोल के अंतर्गत उसकी स्टडी की थी। लेबर की कॉस्ट को कम करने के लिए लेबर कंट्रोल किया था हमने। और ओवरहेड कंट्रोल के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर सेंटर पे उसको चेक किया जा रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, दे ऑल्सो फेस डिमांड्स टू इंक्रीज रिसोर्सेज टू डेवलप क्वालिटी एंड कस्टमर सर्विसेज। हमारे पास में क्या होता है, डिमांड आती है कि आपको जो है सर्विसेज बढ़ानी है, रिसोर्सेज बढ़ाने हैं। तो वहाँ पर भी उसको बढ़ाने के साथ साथ कैसे उसकी जो है कैपेसिटी आपको जब डेवलप करनी है, बढ़ानी है। जैसे आप 20% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं और आपको कहा जाए कि आप तो 45% पे 50% कैपेसिटी पे काम करिए, तो हमें क्या करना होगा, उसकी डिमांड बढ़ने पर हमें क्वालिटी और कस्टमर सर्विसेज को भी इम्प्रूव करना होगा। तो एक सुटेबली कंडक्टेड ओवरहेड रिव्यू विल रिकॉग्नाइज कॉस्ट सेविंग ऑफ बिटवीन 20 to 25%। अगर आप अच्छे से बहुत सावधानी पूर्वक जो है सारे कॉस्ट सेंटर्स पे चेक करते हैं और कॉस्ट सेविंग करने की कोशिश करते हैं तो आप 20 to 25% आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं ओवरहेड कॉस्ट को। दैट इज़ वेरी गुड। अगर हमने 25% कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया तो इससे आप काफ़ी जो है कॉस्ट की कटल के बहुत अच्छे रास्ते पर चल के अपनी टोटल कॉस्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कर देंगे, कम कर देंगे। तो मेन एम आपका ओवरहेड रिव्यू का क्या हो गया, आपका इंश्योर करना है कि जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड की कस्टमर को या बाहर की एजेंसीज को प्रोवाइड की हैं उसके अंदर आपने कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए पूरे लोएस्ट पॉसिबल करने के लिए पूरे प्रयास किए हैं और आपने डिज़ायर्ड सर्विस लेवल भी प्राप्त कर लिया है। लेवल कौन सा सर्विस का, आपको कहा जाए कि आपको प्रोडक्शन लेवल दिया जाए कि भाई 20% पे या 50 पे या 70% पे आप काम करिए टोटल कैपेसिटी का, तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से उसको कर सकते हैं। रीबैलेंस रिसोर्सेज को रीबैलेंस करने के लिए आपको कहा जाए कि भाई आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं को आपको मैनेज करना है, लेकिन आप उसमें कैसे कॉस्ट को कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कॉस्ट को जो है आपने लाइट का बिल है, आपने उसको लाइट पॉइंट्स में डिवाइड किया, लेकिन आपको लगता है कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है, तो आप जो है उसको कर्मचारी की संख्या आधार पे या कोई भी आप खर्चा, जैसे हम जनरल लेते हैं कि भाई इस खर्चे के लिए कोई आधार नहीं है, बेस नहीं है हमारे पास एलोकेशन का अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स पे, तो हम क्या करते हैं उसके लिए लेबर को ले लेते हैं या मटेरियल को ले लेते हैं। तो वो देखना चेक करना पड़ेगा आपको, ये चेकिंग कॉस्ट कंट्रोल में आती है।
कि अगर आपको लग रहा है कि आपका मेथड ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, तो आप उस रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल हैं उन्हें रीबैलेंस तो कर ही सकते हैं आप, एटलीस्ट नए रिसोर्सेज अगर नहीं बना पाए आप तो भी, टू सपोर्ट दीज एरियाज ऑफ द बिजनेस दैट आर क्रिटिकल टू इट्स सक्सेस एट द एक्सपेंसेस ऑफ दोज एरियाज दैट आर लेस क्रिटिकल। तो हमें क्या करना है, बिजनेस के अंतर्गत उन एरियाज़ को सपोर्ट करना है जो कि लेस एक्सपेंसेस हैं, कम खर्चीले हैं, लेस क्रिटिकल हैं, उन्हें हमें कंट्रोल करने के लिए उनको यूज़ करना है। तो समरी में हम कह सकते हैं कि ओवरहेड कॉस्ट जो है वो इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और कई बार इम्परसेप्टिबल कॉस्ट आती है रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस मेकिंग सेल्स मोर एक्साइटिंग दैन कंजर्विंग एक्सपेंसेस। आपकी जो है आप सेल्स को भी कम और एक्साइटिंग बना सकते हैं, प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, आप उसको रीजनेबल कॉस्ट पे ला सकते हैं, बट बोथ आर एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द मैनेजर। ये सब मैनेजर के काम होंगे कि मैनेजर किस तरह से ओवरहेड कॉस्ट को कम करेगा। सो ओवरहेड कॉस्ट शुड बी स्क्रूटनाइज्ड, उसको स्क्रूटनाइज करिए, चेक करिए, उसको देखिए, सर्वे करिए कि कहाँ पर वो ज़्यादा हो रही थी तो उसको कम किया जाए, और ये आपके मैनेजर को बहुत हेल्प करेगा उसके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। और साथ ही मैनेजर इसकी हेल्प से ब्रेक इवन एनालिसिस भी अपना कर सकता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों, ये आगे वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, मैं शॉर्ट में एक लाइन में आपको बताती हूँ कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम ये निकालते हैं कॉस्ट की ऐसा कौन सा हमारा कॉस्ट का पॉइंट है जहाँ पर आकर के ना तो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। यानी बिजनेस में ऐसा पॉइंट निकालना जरूरी है कि अगर आप जो है उस पॉइंट पर आकर के, यानी उस प्राइस पर अगर आप माल को सेल करते हैं तो आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो ये वाला पॉइंट है, यानी इसका मतलब है कि अगर उससे नीचे आप गए तो आप लॉस की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमें अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स के लिए चेक करना पड़ेगा और ओवरहेड कॉस्ट को रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम, सेल्स प्राइस और प्रोडक्शन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैनेज करके करना होगा। ये अलग अलग 3 वर्ड्स मैं आपको समझाती हूँ कि ओवरहेड कॉस्ट को रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, सेल्स की मात्रा है ना, आपकी जो है आप कितनी यूनिट सेल करें। ए बी सी 3 आपके जो है सेंटर्स है, कॉस्ट सेंटर्स। ए आपका सेंटर 10,000 यूनिट्स बेच रहा है, बी आपका जो है 8,000 बेच रहा है और सी आपके 6,000 बेच रहा है। यूनिट्स किसको कहते हैं, पहले चैप्टर में मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आप चूँकि फर्स्ट ईयर में अभी नए आए हैं, यूनिट्स का मतलब होता है कि हम उनको क्या करते हैं, जैसे मैं कह दूँ कि मेरा व्यापार है ईंटें बेचने का, तो मैं उसे ईंटें नाम नहीं देकर के मैं कहूँगी मेरे पास में 8,000 ब्रिक्स है ना, 8,000 यूनिट्स है, तो ब्रिक्स की यूनिट्स हो गई तो इसको यूनिट वर्ड यूज़ की। मेरे पास अलमीराज है, मैं अलमीरा यूज़ नहीं करूँगी, टेबल है, मैं टेबल यूज़ नहीं करूँगी, मैं उसकी जगह यूनिट वर्ड यूज़ करूँगी। ठीक है, सेल्स प्राइस आप समझते ही पढ़ के ही आए कि सेल्स प्राइस क्या होती है। और प्रोडक्शन स्ट्रक्चर आपका क्या होगा कि भाई आपको मैंने कह दिया भाई 3 चीज़ें आप बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, स्टूल बना रहे हो और कुर्सी बना रहे हो, तो भाई आपको इनका प्रोडक्शन स्ट्रक्चर कितना कितना बनाना है, रेशियो प्रोपोर्शन, क्योंकि डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन स्ट्रक्चर डिसाइड होगा। जैसे आपने कह दिया कि भाई मेरा जो है प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, आप देखिए भाई कुर्सियों की डिमांड ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा बनाएंगे आप, तो उसका स्ट्रक्चर आपका 70% वो ले सकते हैं या 60% आप वो ले सकते हैं कि आप चेयर्स बना रहे हैं, और टेबल्स आप 20% ले सकते हैं, और इस तरह से स्टूल को 10% ले सकते हैं। तो ये आपका प्रोडक्शन स्ट्रक्चर होगा। धन्यवाद।